सभी सम्मानीय मित्रों को मेरा प्रणाम, नववर्ष की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति कुछ कल मना रहे हैं, कुछ आज मना रहे हैं, पर सूर्य का जो दिशा है उत्तरायण हुआ है, तो हमारे विचारों का जो आदान प्रदान है इस विचार मंच पे अगर होता है, सम्मानीय अग्रवाल साहब और आप सबकी जो भूमिका है इस मंच को लेके, मुझे आज सवेरे कपूर साहब से ही बात हो रही थी कि सर इसके पहले बहुत विद्वान लोग आए होंगे, बड़ी बड़ी बातें हुई होंगी, लेकिन अब मैं एक सामान्य शासकीय सेवक के नाते आज आपके बीच में आ रहा हूँ, तो मुझे कुछ इतिहास बताइए विचार मंच का, कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ। तो इन्होंने एक ही जवाब दिया, आप आ जाइए सब समझ जाएंगे। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। वही बात आदरणीय जफर साहब की है, आप सब लोगों की, सजी जी हैं 20 साल पहले जानती थी। प्रारंभ मैं करता हूँ मेरे बचपन से कि जब मैं 6ठी क्लास में गया तो स्काउट का बड़ा शौक़ था, वर्दी का बड़ा अट्रैक्शन होता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, इससे भी अच्छा है तो फिर एनसीसी में सी सर्टिफिकेट हुआ, 11th क्लास उस समय होता था। फिर लगा कि 71 की बात है, 60 का मेरा जन्म है, अमिताभ बच्चन साहब की पिक्चर आई जंजीर, तो वो मोटरसाइकिल पे झम झम चले, यार पुलिस इंस्पेक्टर भी बड़ा होता है। संयोग सोचिए कि 80 में मेरा बीए हुआ और होने के बाद मैं उस परीक्षा में बैठा, बट चेस्ट उस समय मेरा, मैंने शारीरिक मापदंड में सफल नहीं हुआ, फेल हो गया। बड़ा दुख हुआ कि भाई वर्दी का प्रति जो लगाव था शायद जीवन में कभी होगा, चेस्ट कहाँ से अब चौड़ा किया जाए। और इस सिलसिले में 80 से लेकर 94 तक 14 साल, ये मान के चलो कि जीवन का जो संघर्ष है। 82 में मैं बैंक में आ गया, उसके पहले टीचर रहा, 81 में एमए करने के बाद अपराधशास्त्र से। पर सिलसिला जो था वो वर्दी का कहीं ना कहीं कोने में छुपा था कि हमको एक यूनिफॉर्म पोस्ट चाहिए। तो संस्कृति के जो गढ़ हैं या राजधानी है या साहित्य का जो एक केंद्र है वो है भोपाल। वहाँ से सर हमने अपना साहित्य के प्रति लगाव देखा, और उसमें भारत भवन, हिंदी भवन से लेकर जितने भी वहाँ पर उस समय 82 में भारत भवन का उद्घाटन हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई, तो साहित्य का लगाव भी मेरा बढ़ता गया। 94 में जब मैं जिला जेल अधीक्षक बना, मैं जेलर नहीं हूँ, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, जेलर जो होता है सब इंस्पेक्टर की रैंक होती है, और प्रमोशन पाके वो टीआई बनता है, फिर डीएसपी बनता है, फिर एडिशनल एसपी बनता है, फिर एसपी बनता है, फिर एसएसपी बनता है। हमारे जेल का ग्रेड अलग है। सहायक जेलर जो होता है ग्रेड 3rd का होता है, उससे प्रमोशन होने के बाद उप जेलर बनता है, फिर सीनियर जेलर बनता है। मैं डायरेक्ट जेल सुपरिटेंडेंट, एडिशनल एसपी की डायरेक्ट पोस्टिंग मेरी थी, और फिर उसके बाद मैं प्रमोशन होके यहाँ पर जब आया तो सेंट्रल जेल, माने इक्वल टू डीआईजी। तो वो एक पूरा रेंज मैं देखता था। अभी अंबिकापुर में भी था तो पूरे संभाग की जेलें मैं देखता था। तो जो केंद्रीय जेल का जेल अधीक्षक होता है प्रथम श्रेणी का होता है, और जेलर का जो पद है छत्तीसगढ़ के इतिहास से ख़त्म हो गया है। अब जो असिस्टेंट जेलर था वो अब सहायक अधीक्षक हो गया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पीएससी में निकलता है, असिस्टेंट जेलर नहीं निकलता। फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट, देन सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट दिया जाए। तो ये पदों का क्रम है, वही क्रम जो है जेलों का है। कस्बाई लेवल की जो जेलें होती हैं उनको उप जेल बोलते हैं, जैसे अपना कटघोरा है। फिर जिला स्तर की जो जेल होती है उसको जिला जेल बोलते हैं, और फिर संभाग लेवल की जो जेल होती है उसको केंद्रीय जेल बोलते हैं। सबसे बड़ा जेल होता है, सभी प्रकार के कैदी उसमें होते हैं। तो जेलें 3 प्रकार की होती हैं। केंद्रीय जेलों में महिलाओं को भी रखा जाता है, और उनके जो 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो भी कोर्ट की अनुमति पर माँ के साथ रह सकते हैं। इसी बिलासपुर जेल में जब मैं पदस्थ था 2004 और 5 से लेकर 8 तक, तो बच्चों के साथ माँ के साथ बच्चे भी होते थे। तो एक बंदी था, उसका नाम मुझे याद है, राजेंद्र तिवारी, उसका बच्चा उसके साथ बैरक में था। उसे देख के मुझे दुख लगा, करीब 4 साल का बच्चा था। और जब पूछा कि बच्चा जेल में क्यों है, तो बोले साहब वो कोर्ट का अनुमति है,
उषा मैडम जानती हैं, तो उसके माँ बाप के साथ रहेगा। तो मैं उस समय झूला घर बना था वो जेल के बगल में ही, वहाँ पर दिग्गज साहब क्वार्टर खाली नहीं किए थे, तो वहाँ एक रूम था, उसमें एक हॉल है जहाँ आज मुक्ताकाश है। राज्यपाल महोदय ने उसका उद्घाटन किया था, KM सेठ साहब ने, मैं ही उसको करवाया था। तो उसका नाम फिर हमने मुक्ताकाश रखा, ताकि मेरी किताब का नाम है कि जो बच्चे जेल में 6 साल से छोटे हैं वो जेल में नहीं रहेंगे, 3 साल तक के रह सकते हैं जो माँ के फीडिंग करते हैं, लेकिन उससे बड़े होते हैं तो वो जेल के बाहर का जो कैंपस है उसमें विकासशील साहब कलेक्टर साहब थे, और उन्होंने हमारे साथ दोनों के साथ एक छोटा सा नियमावली बनाया। सुरक्षा हम प्रदान करते थे, बानीराव मैडम थी, उनको भोजन व्यवस्था करती थी, महापौर सुमति। तो इस तरह से वो मुक्ताकाश का विकास 2005 में हुआ। तो हर एक सेंट्रल जेल में अब जो जेल के बच्चे हैं 6 साल तक के, वो जेल में माँ बाप के साथ 3 साल तक, बाकी उनको कैंपस में रहने की व्यवस्था है। जब ये 6 साल से बड़े हो जाते हैं तो उन बच्चों को उनके जो स्थानीय परिजन जहाँ हैं उनके छात्रावासों में एडमिशन करा दिया जाता है, ताकि वो वहाँ पर उनकी पढ़ाई चले। माता पिता से गलती हुई है, अपराध हुआ, वो सजा भोगेंगे, पर बच्चे ना भोगें, एक अच्छा कल्याणकारी योजना है। इसके साथ साथ जेलों के लेकर जो इतिहास की बातें हैं, आप लोगों को सुन के, चूँकि बहुत सीनियर लोग हैं, ब्रिटिशर्स के ज़माने में जेल अधीक्षक ICS होता था, जिसको कलेक्टर बोलते हैं, और जेलर जो होता था वो इंडियन होता था। फिल्मों की जो बात की आदरणीय अग्रवाल साहब ने, तो डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत होता ये था कि जेलर फ्रीडम फाइटर्स को पीटता था और जेलर बदनाम होता था, और सुपरिटेंडेंट जो है ना, हीरो रहता था, उसे कोई जानते ही नहीं था। आदेश उसका होता था जेलर को कि इनको पीटो, तो जेलर जो भारतीय था वो बदनाम होता था, और उसका जो रोल है आपको मैं नहीं बता सकता। आसानी से लेके और प्राण कालिया तक बता दिया कि लोहा इतना लाद देंगे कि चल नहीं पाओगे, फिर नहीं पाओगे, कुछ तक। लेकिन 2 आँखें 12 हाथ का भी जेलर था। तो न्याय व्यवस्था में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। एक राजेश खन्ना साहब की पिक्चर आप देखे होंगे, दुश्मन, उसमें न्यायालय ये कहता है कि आप उसको जेल मत भेजिए, अगर एक्सीडेंट से इसने इसके घर के मुखिया को डेथ किया है या मारा है तो वो घर ये चलाएगा। जो लोग देखे होंगे, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज़ के फूलों से। अब जेल के तीसरे रूप में हम आते हैं कि भारतवर्ष में जो जेलें हैं वो NCRB को, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को देखेंगे तो बढ़ जा रही हैं। करीब 350 सेंट्रल जेल हैं, 5 लाख कैदी हैं। इन कैदियों से जुड़े, जैसे दादा ने भी बताया, जो परिजन हैं वो कैदियों से भी ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, और इनका प्रकरण कैसे निपटे। आते से मैं जो चर्चा किया था कि आधे से ज़्यादा प्रकरण जेल में जाने लायक होते ही नहीं हैं। क्यों? कि जहाँ पर नशा प्रवृत्ति को लेकर, आपसी रंजिश को लेकर हल्की हल्की विवाद की बातें होती हैं या झगड़े होते हैं, उनको हम पहले पंचायत व्यवस्था में सरपंच, अब हमारा पार्षद होता है, हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, पत्रकार बंधु होते हैं, NGO होते हैं, कितनी सारी एजेंसी हैं जो लोकल लेवल पे ही आपसी मतभेदों को ख़त्म कर सकती है, पारिवारिक भी ख़त्म हो सकती हैं। अब मोहल्ले में अगर नहीं हो पा रही तो थाने में आप थोड़ा सा देख लो, अप्रोच करके कि साहब देखिए, प्रोविशन एक्ट ला के कुछ लोग बैठे हैं, परिवीक्षा अधिनियम कैसे बना। अमेरिका में कोर्ट के सामने एक मोची जूते सिलता था और उसने देखा कि हमारा पड़ोसी को पुलिस पकड़ के ले जा रही है और पीट रही है, तो उसके दिमाग को लगा कि रात को तो लोग हंस गा रहे थे, नाच कूद रहे थे, अब जेल कैसे आ गया। बाद में पता चला जब शाम को कि उसको हाथ में हथकड़ी लगा के जेल भेजा जा रहा है। उस व्यक्ति ने डरते डरते दूसरे दिन वो जज साहब के घर पहुंच गया, क्योंकि उनके घर की सेवा भी वो करता था। बोले सर साहब, मैं इतने साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ, अगर गुनाह गलती माफ तो मैं कुछ निवेदन करूँ। बोले कल जो व्यक्ति फला आपने सजा दिया है वो मेरा पड़ोसी है, और मैं बरसों से जानता हूँ कि वो अब शराब नहीं पीता,
पर उसके घर कल जो मेहमान आए थे वो शराब पीते थे और उसके साथ वो पी लिया, और वो पहली बार पिया इसलिए अति हो गई और उसके चलते आप उसे जेल डाल दिए हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि उस बंदी को छोड़ दीजिए। अब दोबारा शराब पिएगा ना तो मुझे जेल मत कर दीजिए। जज साहब का दिमाग ठनका, वाह क्या बात है। तो परिवीक्षा तो उस समय से प्रोबेशन पे तब से छोड़ा जाना चालू किया गया 1761 से लेकर आज। हम भी लोगों की बहुत सारे कसौटियों पर परीक्षाएं लेते हैं, कौन है, कहाँ का है, कैसा है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, गायकवाड़ कौन है तो उसके इतिहास क्या है, तो फला, तो बहुत सारी चीज़ें हम माने इंट्यूशन इस टाइप के बना लेते हैं कि तो जेल का जो कैदी है उसके प्रति जो सोच है, मैं वो भी बात कहना चाह रहा हूँ, अच्छी ना थी, ना है और ना होगी। लेकिन एक अधिकारी होने के नाते मैं ऐसा कहता हूँ कि वो परिस्थितियों का मारा व्यक्ति होता है। अपराध के लिए परिस्थिति ही जिम्मेदार होती हैं। जैसे अभी सर ने बताया कि कोई बॉर्न क्रिमिनल नहीं होता, हालात उसको अपराध कराते हैं। मिर्ज़ा गालिब साहब कहे कि कुछ तो रही होंगी मजबूरियाँ उनकी, ना सर, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। जब कोई बेवफा ही नहीं हो सकता तो अपराधी कैसे हो सकता है, सोचने की बात है। तो उन हालातों में जब बंदी जेल आता है सर, मैं खंडवा में 94 में पहली पोस्ट में जिला जेल अधीक्षक बन के जब गया, मैं जेलर कभी नहीं रहा, अधीक्षक से आया हूँ डायरेक्ट। तो वहाँ पर 3 प्रकार के अपराध होते थे। स्मगलिंग का, आपने दाऊद का नाम सुना होगा, तो हाजी मस्तान उस समय के वहाँ उनके बॉस वो थे बुरहानपुर वाले, और उस एरिया में वो सब स्टार्ट में स्मगलिंग का केस होता। तो वहाँ का बहुत सारे लोग वहाँ से आते जाते थे कि तो उनका क्षेत्र है बुरहान। तो पहले जो लोग अपराध में आते हैं वो आते हैं अशिक्षा और अज्ञानता के कारण, जो कानून को नहीं समझते और अपराध कर देते हैं। दूसरे लोग आते हैं नशा प्रवृत्ति के कारण, जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि उस वजह से आते हैं। और तीसरे आते हैं संपत्ति के कारण, बंटवारा था, मतलब ऐसे बहुत सारे कारण हैं। चूँकि मैं अपराध का विद्यार्थी हूँ तो वहाँ पर कम से कम 17 संप्रदाय हैं क्रिमिनोलॉजी में जो अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन बहुकारकवादी सिद्धांत ये कहता है कि हर अपराध के लिए हर आदमी के अलग अलग हालात होते हैं, और व्यक्ति, स्थान और समय, ये 3 चीज़ें जो होती हैं आदमी के जीवन में बहुत परिवर्तन लाती हैं। बात आती है कि उन कैदियों का जीवन कैसा होता है। तो मैनुअल में लिखा है कि जब सूर्योदय होगा तब जेल खुलेगा, और जब सूर्य अस्त होगा तो जेल बंद होगा, मैनुअल का। लेकिन बीच बीच में जब आसपास के क्षेत्रों के कोर्ट पेशी कैदी जाते हैं तो उन कोर्ट में जाने वाले कैदी जब वापस आते हैं तो रात को 8 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं। रात को 11 बजे भी अगर कोर्ट लिख दे कि इसमें जेल प्रवेश किया जाए तो उसको जेल में ले लिया जाता है। उसकी वजह यह थी कि अगर एक बैरक खोलेंगे तो सारे बैरक के कैदी भाग ना जाए। तो जो नए कैदी रात को आते हैं लॉकअप होने के बाद उनको एक सेपरेट बैरक में रख दिया जाता है, सारी बैरकें नहीं खोली जाती। जेल का जो बड़ा गेट है वो सबको नहीं खुलता, जो गस्टर ऑफिसर हैं उनको ही खुलता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो सम्मानित लोग हैं उनको भी बड़ा गेट खुलना चाहिए, जनप्रतिनिधिगण हैं उनको भी होना चाहिए। अब बात आ जाती है कि उनके जो प्रकरण हैं विधिक सहायता के, वो भारतवर्ष में उतने अधिक प्रभावशाली नहीं जितने हो सकते हैं। कोशिशें बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत आशावादी हूँ मैं। जिला स्तर पर जिला विधिक प्राधिकरण है और हर एक जिले में एक जज को, है ना, विधिक सहायता का जज बनाया है जिला स्तर पर, और उसको बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं कि जेल में वो हर सप्ताह 2 बार जाए और व्यक्तिगत बंदियों से मिले और उनके प्रकरण की पूरी डिटेल रखे और डिस्ट्रिक्ट जज महोदय को दे कि सर ऐसे माहौल में ऐसे लोग हैं, और ये काम भली भांति हो रहा है। तो पिछले 5 सालों से मैं समझता हूँ कि उसका अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिला है। कोरोना में बहुत सारे कैदियों को छोड़ा गया था। अब बात आ जाती है कि उन लोगों को वहाँ रहने की क्या दिनचर्या है। तो सुबह उनको चाय नाश्ता मिलता है ना, एक रोटी मिलेगी, एक चाय मिलेगी नाश्ते में।
संडे के दिन गुड़ चना मिलता है। जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं 14 त्यौहार चिन्हित हैं, उसमें उनको पूरी साग सब्जी और हलवा मिलता है। संडे के दिन विशेषकर हलवा और चना, गुड़ चना मिलता है। 8 बजे तक कैदी लोग, जो सजा याफ्ता कैदी 2 प्रकार के होते हैं, एक सजा याफ्ता, एक अंडर ट्रायल हवालाती। सजा याफ्ता कैदियों को काम करना ही होता है। कोर्ट ने लिखा है कि ये सश्रम काम करेंगे। लेकिन अगर कोई कैदी ये कहे कि नहीं सर, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो उसको रिलैक्स मिल सकता है। जब तक डॉक्टर उसको सर्टिफाइड नहीं करेगा कि ये काम करने लायक है, तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है। उस काम करने के बदले में उसको 60 रुपये रोज पारिश्रमिक मिलता है अकुशल कैदी को, और जो कुशल कैदी है उसको 75 रुपये प्रतिदिन मिलता है। अच्छी बात यह है, आइए सिंह साहब, कि उस पारिश्रमिक राशि का आधा पैसा उसके पीड़ित परिवार को दिया जाता है। तो एक कैदी को एक माह में अगर 600 रुपये मिलते हैं तो 300 रुपये उसके अकाउंट में जमा होते हैं और 300 रुपये उसके विक्टिम को दिए जाते हैं। और जब तक वो जेल में रहेगा उसके विक्टिम को पैसा मिलता रहेगा और इसके अकाउंट में जमा होंगे। ये अपने अकाउंट के 10,000 रुपये में से 7,500 रुपये तक अपने परिजनों को भेज सकता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए, खेत की खाद के लिए, पानी के लिए, जो भी उसको ज़रूरत है वो भेज सकता है। तो सजा याफ्ता आज ऐसा कोई कैदी नहीं है छत्तीसगढ़ की या मध्य प्रदेश की जेलों में जिसके अकाउंट में 5,000 10,000 रुपये जमा ना हो। सबके पास पैसा है। उनको 2 जोड़ी कपड़े मिलते हैं, चादर, अभी ठंड है तो 3-3 कंबल, गौना पट्टी। अब एक स्पष्ट बात बताऊं कि जो कैपेसिटी ऑफ बैरक है या जेल है, वो पहले प्लेटफॉर्म बना दिए जाते थे चबूतरे टाइप के 3x6, तो उसको गिनती करके उस बैरक की कैपेसिटी को देखते थे कि इसमें अगर 15 बेड इधर है, 15 बेड इधर है, तो 30 की क्षमता है। ठीक है, उस बैरक की। अब क्या हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार ने कहा कि ये चबूतरे में एक बंदी ऊपर सोता है कि नीचे सोता है, ये ठीक नहीं है, इसको समतल कर दो। तो वो जो क्षमता जो पहले 30 की थी ऑटोमेटिकली 60 की हो गई। तो अब कैपेसिटी के जो मेजरमेंट हैं वो इस तरीके से बढ़ गए हैं। तो क्षमताएं जो जेलों की हैं, आज छत्तीसगढ़ में लगभग 20,000 से अधिक कैदी हैं और हमारी क्षमता लगभग अभी पिछले साल तक मैं देखा था 31 मार्च तक 13,000 के आसपास है। 20,000 कहती है, 13,000 की क्षमता है और बढ़ती जा रही है क्षमता है। लेकिन समस्या है अपराध के दर की बढ़ने की कि आप कितनी जेलें बनाओगे। जो बात मैंने अभी कहा, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने 26 नवंबर को सबके सामने बात रखी है, यूट्यूब पे आप देखेंगे कि जेलें नहीं बनना चाहिए, स्कूल और कॉलेजेस बनना चाहिए, ये सुधरना चाहिए। अगर ये राष्ट्रीय पाठशाला है तो राष्ट्रीय स्तर की दिखना चाहिए। इसके लिए सारे जो रिसोर्स हैं या रिसोर्स पर्सन हैं या जो संबंधित संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को काम करना चाहिए। जैसे आपने आते से बहुत अच्छा कहा कि, और अच्छी बात है कि बिल्डिंग खड़ी है, रख रखाव नहीं होता तो ये बिल्डिंग भी नहीं होती, हम विचार मंच कैसे कर पाते। तो जो इसकी नींव में है, सम्मानीय, इनको चरण स्मरण करूँगा, मैं वंदन करूँगा कि CMD चौक इनके नाम से मैं आते समय गाड़ी ड्राइव कर रहा था, यही सोच रहा था कि कैसे महान लोग थे जिन्होंने आने वाले सालों के लिए कितना अच्छा सोचा। उनको मैं समझता हूँ एक बार ताली बजाएंगे हम लोग। अब बात आती है कि कैदी जब उठ जाता है 8 बजे, खाना खा लेता है, तो जो पढ़ने वाला कैदी है जो कहता है मुझे पढ़ना ही है, आधी पढ़ाई छोड़ के आता है, तो उसको शिक्षा की पूरी व्यवस्था है। 8वीं कक्षा तक उसको स्कूल है, वहाँ बोर्ड है 8वीं का। उससे ज़्यादा अगर वो पढ़ना चाहता है तो इग्नू का सेंटर, हर एक सेंटर जेल में इग्नू का जेल सुपरिटेंडेंट उसका कोऑर्डिनेटर होता है, उसको 7,000 रुपये अलग से मिलते हैं बच्चों को पढ़ाने का। फिर उसके बाद अभी हमने देखा 3 सालों में सभी केंद्रीय जेलों में संस्कृत मंडलम बोर्ड जो है उसके विद्यार्थी, हमारे अंबिकापुर जेल में 200 कैदी श्लोक रेगुलर पढ़ते हैं, पूरा पाठ करते हैं। तो इतना चेंज जेलों में आ रहा है। अब एक और बात आ जाती है, वो होती है कि
जो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं वो लोग क्या करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर उद्योग धंधे हैं, जिसको प्रशिक्षण बोलते हैं, इंडस्ट्रीज़ का। कौशल विकास योजना, चाहे राष्ट्र प्रधानमंत्री योजना हो चाहे मुख्यमंत्री योजना हो, इसमें पिछले 5 साल में कम से कम 5,000 कैदी पारंगत हुए हैं। और उन कैदियों को जो सिलाई करता है, जब छूटता है तो उसको या तो वो पैसा जमा है वो ले जाए, अगर पैसा नहीं चाहिए तो उसको कहता है मुझे सिलाई मशीन चाहिए, तो उसको सिलाई मशीन दे देते, ऐसा होता है। तो पुनर्वास की व्यवस्था भी जेलों में निरंतर बनाई जा रही है, ताकि जो बंदी एक बार अपराध कर लिया वो दोबारा जेल ना आए, ये बात है। इसमें मेरा व्यक्तिगत अप्रोच ये है, और मैडम राष्ट्रपति महोदय ने जब बात की तो एक निवेदन पत्र में उनको लिखा हूँ कि पुनर्वास के लिए राष्ट्र स्तर पर कोई योजना नहीं है, राज्य स्तर पे भी कोई योजना नहीं है। और मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि जब वो व्यक्ति पूरी व्यवस्था के साथ अनुशासन सीख के, उद्योग सीख के, पढ़ लिख के, श्लोक पढ़ के जेल से बाहर आ रहा है, तो क्या हमारी सोच उसके प्रति अच्छी है? ईमानदारी से कहो तो नहीं। ये तो अभी जेल से छूटा है, थोड़ा सावधान रहना। कुंवारा अगर गया था तो कुंवारा शादी नहीं करते लोग, तो खुले समाज को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी एग्जाम्पल में एक बात आई थी कि भाई हो गया एक घटना, उस घटना का अंत हो गया, अब उस घटना के बाद क्या हम उनको अपराधी मान लें? नहीं। एक बात फिर मैं याद दिला देता हूँ, कोई अच्छा गाना था कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा कोई इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना। संसार का कोई आदमी ऐसा नहीं है, मैं पूरे होश हवास में बात कर रहा हूँ, जिसने पाप ना किया हो, अपराध ना किया हो। जिसने पाप ना किया हो, अपराध, ऐसा कोई आदमी नहीं है, सब जानते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना। तो भाई बंदी को लेकर जो सोच है कि बुरे होते हैं जेल, बुरे होते हैं बंदी, ये सोच को बदलने की सचमुच बहुत ज़रूरत है। तो बुरे होते थे, लेकिन जैसा समाज होगा वैसे ही ना बंदी होगा। बंदी कहाँ से आया? कोई भी जेल का अधिकारी या मुखिया अपने जेल को क्यों बिगाड़ेगा? उसको तो नौकरी करना है ना, कि नहीं करना है? कोई भी पिता अपने घर को क्यों बिगाड़ेगा? लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं, शरारती तत्व कहो, अपराधी तत्व कहो, लालची लोग कहो, कि वह व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। रोड पे बल्ब लगा है, चुरा लेते हैं। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, चादर बैग में रख के ले आते हैं। सरकारें क्या करें? सोच नहीं बदल रही, लोगों की आदतें नहीं बदल रही हैं। अपराध की जो प्रवृत्ति है वो नए नए रूप ले रही है। साइबर क्राइम को ले लो, कैसे करोगे? तो अच्छी बात मुझे याद आई कि पहले इलीगल जेल में मोबाइल चला देते थे, कोई दीवार के ऊपर से फेंक दिया करता था, दीवार के ऊपर से, क्योंकि 10 बजे तो उधर खड़ा होना, वो गांजा है, भांग है, मोबाइल है। अब जेलों में क्या हुआ है कि सारे कैदियों को अपने घर में फ़ोन पे बात करने की सुविधा है। हर मिनट का जो है 1 मिनट का 2 रुपया 3 रुपया लगता है, हफ्ते में 1 दिन बात कर सकता है, ताकि वो अपने वकील को बता सके, अपने घर में बता सके कि उसकी व्यवस्था कैसी है। पहले पोस्ट कार्ड फ्री में दिया जाता था, वो भी दिया जाता है जहाँ पर फ़ोन नहीं है, लेकिन अब वो सभी सेंट्रल जेलों में जब से कोरोना हुआ है उसमें टेलीफोन बूथ बने हुए हैं, वो बात कर सकता है। एक और सुविधा हो गई। बात आती है कि बंदी सुधरते कैसे हैं। 3 चीज़ें वहाँ काम करती हैं। हम लोग जब अधिकारी होने के नाते उसका अध्ययन करते हैं कि इसका शैक्षणिक बैकग्राउंड क्या है, क्या आपराधिक है। एडवर्ड और जोनाथन की अगर आप मानव शास्त्र पढ़ेंगे, एक थ्योरी है, उसमें रिसर्च में ये कहा गया है कि 12 पीढ़ियों तक एडवर्ड की वंशावली का अध्ययन किया गया, और एडवर्ड का एक ही आदमी पीने खाने में जेल गया 12 पीढ़ियों में। लेकिन जोनाथन के परिवार के उल्टा हुआ, एक ही आदमी बाबू बना, बाकी सब जेल गए। डीएनए वहाँ भी काम करता है।
हालात भी काम करते हैं, लेकिन हमको एक विद्वान आदमी कहो या पुरुष कहो या ये इंटेलेक्चुअल कहो, कुछ भी कहो, समझदार कहो, सीधा सीधा होने के नाते हर व्यक्ति की, उसके हालात की, और कहा जाए तो उस समय की स्थिति को देखो कि सचमुच में वो क्राइम किया था या नहीं किया था। इसी बिलासपुर जेल की बात है। एक अपराध में 7.5 बंदी जेल आए। अब बोलेंगे 7.5 क्या होता है, तो जो छोटा बच्चा होता है उसको आधा माना जाता है। कुछ नहीं था, शाम को दहेज की लेकर घरों में बात होती है, लड़की की ना हल्दी चढ़ गई है, और बड़ा भाई और उसकी पत्नी रूम में चर्चा कर रहे थे कि बहन को क्या देना है। भाई बोल रहा था कि बहन को मैं 10,000 रुपये दूंगा। वो पत्नी गुस्सा गई, नहीं कहाँ से दोगे, ये तो 4 बहनें हैं, 10-10 हज़ार कहाँ से लाओगे। छोटी सी घटना थी, उसी बात को लेके वो पत्नी ने सुसाइड कर लिया, और वो पूरा परिवार, बुजुर्ग, हल्दी लगी लड़की सेंट्रल जेल बिलासपुर में आई, छोटा सा बच्चा और 4 बहनें, 2005 और 6 की बात। अब सोचो बाकी लोगों को वो गलती तो हो सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो बन पाई, वो समझा नहीं पाया, वो गुस्सा कर गई, जो भी बात है जैसा कहो, ऐसे में तो अपराध हो जाते हैं। अब उसको डाउरी डेथ्स करके या 398 में जो है आजीवन कारावास हो गया पूरे लोगों को। मेरा दिमाग हिल गया। उस लड़की जो सबसे बड़ी थी उनके घर की, उसको मैंने प्रशिक्षण के लिए सिलाई मशीन दी, उसकी 3-4 बहनों को लगाया। मैं नाम नहीं बताऊंगा। इसी शहर में उसका बहुत शानदार बुटीक है, वो छूट गए और 15 मशीनें चलाते हैं। तो कहाँ से सीखे? जेल से। आए कहाँ से थे? समाज से। किस समाज से? बहुत समझदार भोले समाज से आए थे लोग। तो हम लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो ये नहीं सोचते कि कितनी बड़ी बात बन जाएगी, उसको देखना पड़ेगा। सेम घटना अंबिकापुर की है। प्रीति कांड एक हुआ था, टीनेज बच्चे थे, एक ठंड का समय था, 2-3 दिसंबर 99 की बात। और जीप लड़का खरीदा और गाड़ी चला रहा था, जिस भैया जानते हैं अच्छे से। कुछ नहीं था, बस मजाक मजाक में वो टिफिन पे जीप चढ़ गई, और वो लड़की आगे हुज्जत करने लगी कि तुमने मेरा टिफिन वापस दो, नहीं तो मैं जीप नहीं जाने। बस टैस लगा, गिर गई, लड़की मर गई। वो लड़का 16 साल का था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो इलीगल तो था, वहाँ जाना भी नहीं था, वो अपनी जगह है, पर होता तो है। नई गाड़ी आती है, छोटा बच्चा पहले जानता है, वो लेके भाग जाता है, ना हेलमेट है ना ड्राइविंग लाइसेंस है, और हम रोक भी नहीं पाते। कभी कभी तो हम कुछ पीछे ही बैठ जाते, चल बेटा चला, पता है आपको कि इलीगल कर रहा है, लेकिन हम खुद उसको प्रमोट कर देते हैं। वो लड़का जब आया तो उनके मम्मी पापा मेरे पास आए, बोले कि ये लड़का माँ के पास आज भी सोता है, इतना डरता है। मैं कहा आप चिंता मत करो, जो होना था हो गया, अब क्या होना है वो देखो। वो लड़का नरसिंहपुर, वहाँ पर बोस्टल इंस्टीट्यूट है जहाँ 18 साल से छोटे बच्चों को रखा जाता था, वो 1 साल वहाँ रहा, फिर वापस आया, अब छूट गया। वो ईंट भट्टे का सबसे बड़ा व्यापारी है आज अंबिकापुर में। क्यों? जेल से ही तो आया। मैं उसको कुछ नहीं किया, उसका पढ़ाई पूरा करवाया, स्थापना सेक्शन में बैठाया, कंप्यूटर सिखवाया, इतना हार्ड वर्कर था कि मत पूछो। नक्सलवादी जेल में था मैं जगदलपुर 7 साल, 400 नक्सली थे, गोपन्ना, रमन्ना, चंद्रशेखर रेड्डी, निर्मलिका, पद्मक्का, पता नहीं क्या क्या। मतलब ये था कि जेल को उठा के ले जाएंगे, गायकवाड़ साहब की क्या हैसियत है। लेकिन जहाँ चाहे वहाँ राह होती है, और राह हम खुद चुनते ना आदरणीय। सुबह हम जागे तभी से हमारी राह बन गई थी कि 10 बजे पहुँचना है, लेकिन जिनको मन में पहुँचना है, मैं आदरणीय ब्रजेश भैया को बोला अभी 10 बजे यहाँ आके बोला भैया आना है आपको,
तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही जाती है, बात आने और जाने की नहीं है। वो सेम स्थिति अपराध जगत के लिए लागू पड़ती है कि कोई अपराध अपने आप नहीं होता, प्री प्लान भी कहीं कहीं होते हैं। अब अपराध शास्त्री के नाते में बात कर रहा था, अभी मैं जेल की उन बातों को बात कर रहा था जहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं अच्छे का। ये जो सर विचार मंच है ना, 1994 से मैं बंदी विचार गोष्ठी चालू किया। मेरे जीवन में जो साहित्य आया वो बंदियों की वजह से आया। हर शनिवार को 11 बजे से 12 बजे के बीच बंदी विचार गोष्ठी होती